चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का रिवीजन। रिवीजन में बस शॉर्ट पॉइंट लिखाता जाऊंगा मैं, आप उसको बस नोट करते जाना है। डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो आज हमें स्टार्ट करना है द वेरी फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? 9th क्लास में पढ़ते हैं। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर रिएक्शन कर जाएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। हमें कंपाउंड नहीं फॉर्म करना है, हमें सॉल्यूशन फॉर्म करना है, मिक्सचर फॉर्म करना है। आ रहा समझ में? यहाँ तक दो दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो रिएक्ट नहीं कर रही है, नॉन रिएक्टिंग है, उनको उनको हमने मिला दिया है। और मिले ऐसे हैं वो कि वहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। हम देख नहीं पा रहे कि कौन सी चीज कहां तक है। बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, आपस में पूरा अच्छे से घुल मिल गए। तो इतना नहीं लिखना हो तो नोट्स में लिखा पड़ा है, बस मैं कीवर्ड लिखता जाऊंगा यहाँ पर। तो अगर एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए कहेगा तो क्या होता है? मिक्सचर होता है। और फिर कहेगा कि जो मिक्सचर है तो भी कैसे मिक्सचर होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसका मतलब कैसा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। फिर इसी में मैं आऊंगा यहाँ पर, देखो कि जो हमारे पास में इतने सारे मिक्सचर होते हैं उनका यूज जो है, क्या बताओ? यूज का मतलब क्या लिखा है? यूटिलिटी लिखा है। सॉल्यूशन की यूटिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है ना? तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूज, है ना। तो जो सॉल्यूशन है उसका जो कॉम्पोजिशन है उस पर डिपेंड करती है उसकी यूज, है ना। जैसे इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी को देखोगे ध्यान से, उसमें लिखा है कि अगर एक आपके पास में ऐसा मिक्सचर है कि उसमें, प्लीज आवाज नहीं करनी है, वाटर में 1 ppm फ्लोराइड का आयन है, क्या बताओ? 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड का आयन है। एक ऐसा सॉल्यूशन आपके पास में है, इसको आप यूज करोगे तो ये टूथ डिके को रोकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो तो ये क्या करता है? जो दांत हमारे होते हैं मीठा मीठा खाने से या किसी भी बात की वजह से अगर वो बेकार होना शुरू हो गए, गलना शुरू हो गए, तो उसको ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर इसी कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा दूं मैं, है ना, ये देखो यहाँ पर ऐसे करके 1 ppm से 1.5 ppm कर दिया फ्लोराइड का आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इससे क्या होगा? इससे उल्टा काम हो जाएगा फिर। तो उसमें क्या है, जो आपकी टीथ है ना वो मोटल्ड होना शुरू हो जाएंगे। मोटल्ड, मोटल्ड का मतलब क्या होता है? ये पीलापन आ जाएगा, है ना। मतलब पहले तो साफ होने की बात चली थी, अब वो गंदे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर यही कॉन्सेंट्रेशन आपने फ्लोराइड आयन की बढ़ा दी है, क्या कर दी बताओ? बढ़ा दी है, तो फिर ये टॉक्सिक हो जाएगा, फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, उससे खतरा है, फिर डेंजरस चीज है फिर वो, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सॉल्यूशन की यूटिलिटी में या उसके यूज में। अच्छा, इसी में एक कंपाउंड आता है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। मिक्सचर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन कंपाउंड पे आया हूँ डायरेक्ट मतलब ये कंपाउंड के बारे में एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है, NaF। NaF का मतलब क्या है? F नेगेटिव आयंस होंगे। तो सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो रेड पॉइजन में होता है। कहाँ होता है बताओ? रेड पॉइजन में होता है। तो चूहा मार दवा जो होती है नहीं, तो उसमें क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में इतना काफी है। और भी मतलब इसमें एक दो एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे मतलब सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं आपको मिक्सचर, जैसे कि एलॉयज होते हैं। क्या होता है? एलॉयज। तो अदर एग्जांपल में देखो, ब्रास कह सकता है। क्या सकता है? ब्रास। यूपी में मुरादाबाद है, उसको बोलते हैं ब्रास सिटी। पीतल नगरी में आपका स्वागत है, ऐसे लिखा रहता है वहां पे। तो ब्रास जो है वो कॉपर से मिलकर बनता है, और किससे मिलकर बताओ? ऐसा कुछ है? अरे मैंने जिंक लिख दिया तो जिंक बोल रहे हो आप, देखो तो हाँ जी। अब मेरी बात सुनिए यहाँ से। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ मेरे पास में क्या है? ब्रॉन्ज है, और एक है मेरे पास में ब्रास। दोनों सेम सेम से लगते हैं। तो इसमें दोनों में क्या आएगा? कॉपर आएगा। एक में टिन आएगा, एक में जिंक आएगा। अब कैसे याद रखना है इसको? मैं समझाया था कि ब्रॉन्ज को उल्टा पढ़ो, जिंक और नो, जिंक और नो। यही बात समझ। Zn के बाद नो आ रहा है, तो इसमें मतलब क्या है? इसमें जिंक नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा बताओ? टिन आएगा। क्या आएगा इसमें? टिन। आ रहा समझ? और इसमें जिंक आएगा, मतलब हमने जो पहले लिखा था ठीक था वो। आई बात समझ में? आता है। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है। बढ़े आगे। चलो बेटा, फिर देखो नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, हमें ये देखना है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हमारे पास में होते हैं। अब बात सुना ध्यान से प्लीज। क्लासिफिकेशन करना है, क्लासीफाई करना है इनको, हमें सॉल्यूशंस को क्लासीफाई करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि क्वालिटेटिव है। कौन सा? क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मतलब जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, जो मिक्सचर आपने फॉर्म किया है क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी के बेस पर टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। बस नाम लिख कर छोड़ देना है, क्योंकि 9th क्लास का बच्चा बताएगा आपको कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपसे नहीं पूछेगा कि भाई आप ये बताओ जरा कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सेकंड वाला जो होता है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। उसका नाम क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। अगर नहीं पता फिर भी भैया देख लो, जिसमें सोल्यूट ज्यादा है पानी कम है ना, तो वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब सोलवेंट कम है। और अगर सोलवेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो उसका नाम क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अच्छा, क्लासिफिकेशन में अभी जो दूसरा, मतलब ये जो फर्स्ट बेस था, अब यहाँ पे क्या आएगा? क्वांटिटेटिव। क्या आएगा बताओ? क्वांटिटेटिव। क्या आएगा? क्वांटिटेटिव।
अब एक काम कर लो ना, थोड़ा टॉपिक हमारे पास में जो आ गया है वो नेक्स्ट वाले से आ गया, टॉपिक हम बीच में खा गए इसमें, है ना। तो क्या था बताओ, एक नोट लिख लो बोले इसमें आप, है ना। यह लिखने के बाद क्या लिख लो आप, नोट लिख लो एक। मतलब यहाँ क्लासिफिकेशन जो था कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर था ये, आ रहा समझ यहाँ तक। तो दूसरा जो यहाँ पे कर लो आप एक काम करो, नेचर के बेस पे, इस पे बताओ नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर लिख लो, ऐसे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पर क्या है, तो सॉल्यूशन जो है नेचर के बेस पर कितने टाइप के हमारे पास में होता है, ठीक है। नेचर का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का जो टाइप है वो सॉल्वेंट की स्टेट पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन का टाइप क्या होता है, सॉल्वेंट की स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा बताओ, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट। स्टेट के प्लेस पे फेज भी आ सकता है, क्या आ सकता है बताओ, फेज भी आ सकता है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो सोल्यूट में, सोल्यूट यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पे सोलवेंट आ जाएगा, और सोलवेंट के बाद यहाँ पे क्या आएगा बताओ, टाइप आ जाएगा सोल्यूशन का, सोल्यूशन का टाइप आ जाएगा, और यहाँ पर जो है एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एग्जाम्पल। ये चार्ट थोड़ा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड्स में हर बार। सोल्यूट, अगर मेरे पास में गैस है, क्या बताओ, गैस, और सोलवेंट भी गैस है, हम गैस को गैस में मिला रहे हैं, गैस को गैस में मिला रहे हैं, तो जो सोलवेंट की स्टेट होती है वही सोल्यूशन का टाइप होता है, तो ये गैस सोल्यूशन है। आई बात समझ यहाँ तक। तो इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा बताओ, O2 प्लस N2, क्या होगा, O2 प्लस N2, O2 प्लस N2, हाँ जी, एक मिनट। तो यहाँ पे मेरे पास में O2 प्लस N2 है, ये आपको दिख रहा है एयर, क्या है बताओ, एयर, नहीं, दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं उसमें, और तो बाकी बहुत ही कम अमाउंट में होता है। फिर यहाँ पर आपको लिक्विड, आपके पास में क्या है, लिक्विड, यहाँ पे क्या है, गैस, यहाँ पे क्या बताओ, गैस, लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हो, है ना। तो अभी भी नाम क्या रहेगा इसका, गैसेस सॉल्यूशन। एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा, एग्जांपल पता है किसी को, नहीं पता, क्लोरोफॉर्म, क्या बताओ, क्लोरोफॉर्म, और उसको हमने किसमें कर दिया है, N2 में। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, कोई गैस होती है। क्लोरोफॉर्म मतलब बेहोश करने की दवा, है कि लगाओ बेहोश करो, 10 करोड़ रुपए दे जाओ, फोन कर दो अगर किसी के, और यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे क्या बताओ, सॉलिड, और यहाँ पे क्या है, गैस, अभी भी क्या हो जाएगा, गैसियस, क्या बताओ। एग्जाम्पल फिर नहीं पता होगा आपको, कैम्फर होता है, नेफ्थलीन होता है ना। तो कैम्फर का नाम सुना आपने अभी, तो कैम्फर जो है वो नाइट्रोजन के साथ में मिल जाता है होमोजेनियसली, और ये रहेगा सॉलिड, ये रहेगा गैस, ये रहेगा गैस। एग्जाम्पल रट लेना प्लीज, मुझसे नोट करने के लिए मत कहना कि सर रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा, ये सोल्यूट है, क्या बताओ, सोल्यूट है, यहाँ पर सोलवेंट है, ये साथ साथ नोट करना है अगर नोट करना है तो। और यहाँ पर टाइप की बात कर रहा था मैं आपसे, टाइप के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा था आपसे, नहीं, एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा था। चलो अभी हमने गैस वाला पूरा पढ़ लिया है, अभी यहाँ पे कौन सा आएगा तो लिक्विड आएगा, और यहाँ पे मेरे पास में गैस ही है, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं टाइप पूछूंगा सोल्यूशन का, लिक्विड ही होगा, क्या कहोगे बताओ, लिक्विड। एग्जाम्पल क्या होगा, O2 प्लस H2O, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, कम घुलती है पर हो जाती है, नहीं, इसके अलावा और भी होंगी बहुत सारी, जैसे NH3 गैस होती है, कौन सी बताओ, NH3 प्लस वाटर, नहीं अरे बात समझ, HCl प्लस वाटर, SO2 प्लस वाटर, ऑक्सीजन कम घुलती है, अमोनिया ठीक ठाक घुल जाती है, HCl भी ठीक ठाक घुल जाता है बेटा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा, लिक्विड लिक्विड है, क्या बताओ, लिक्विड है लिक्विड, ये तो आपको पता होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्कोहल प्लस वाटर, C2H5OH है जो कि हमारे पास में लिक्विड होता है, नहीं, और H2O में इसको डिसॉल्व कर देगा लिक्विड में, ओके। फिर यहाँ पर सॉलिड है बेटा, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, ये तो तुम सुबह शाम नहीं, मतलब चाय वगैरह पीते रहते हो। तो ग्लूकोज आपके पास में, आपके पास क्या बताओ, ग्लूकोज है C6H12O6, और प्लस में आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है बताओ, सॉलिड, और साथ में वाटर होता है, घुल जाता है बढ़िया से, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर जो जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ मैं, बस फिजिकल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, फिजिकल चेंज। कोई सॉलिड से क्या बनना है, एक्वस बनना है, लिक्विड से भी एक्वस बनना है, गैस से भी क्या बनना है, एक्वस बनना है, भूल गया है, डिसोल्यूशन हो रहा है, बस क्या हो रहा है बताओ, भूल गया। ये वाला हमारे पास में सेकंड टाइप पूरा होता है, जहां पर सॉल्वेंट लिक्विड था, है ना। अभी यहाँ पर मेरे पास में क्या गैस ही आएगा, इस बार यहाँ पे क्या लेंगे बताओ, सॉलिड लेंगे, क्या लेंगे बताओ, सॉलिड। टाइप क्या बताओगे, सॉलिड, आ रहा समझ, टाइप क्या बताओगे, सॉलिड। सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का टाइप होता है, तो सॉलिड है हम सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल बताओ, गैस इज सॉलिड बताओ, हाँ O2 भी कहते हैं, तो H2 प्लस Ni का नाम सुना कभी आपने, अब तो ऑर्गेनिक पूरी पढ़ ली है, तो वहां पर हमने पढ़ा था, एक कॉम्बिनेशन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो कुछ गैसेस को अपने ऊपर अटैच कर लेती हैं, चिपका लेती हैं, उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन, क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन। तो ये एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस है over the surface of the some metals or some solids,
है ना। चारकोल भी होता है वो, जैसे मुझे इस रूम में क्या करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है, क्या करना है, वैक्यूम। अब यहाँ एयर है ना, तो मुझे यहाँ चारकोल को बिछा दूंगा यहाँ पर मैं, एक्टिवेटेड चारकोल, कार्बन की एक फॉर्म होती है, तो वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, चिपका लेता है, तो भी इसका एग्जाम्पल आ सकता है। बस हमें देखना है कि वो यूनिफॉर्म बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ओके, फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट लेंगे लिक्विड और यहाँ पे लेंगे सॉलिड। इसका एग्जाम्पल बताओ क्या होगा। जैसे एक मेटल होती है मेरे पास में Na मतलब सोडियम, और दूसरी मेटल होती है Hg मतलब मरकरी, क्या बोलेंगे इसको, एमलगम, सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम, ऐसे ना। तो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है मेरे पास, ये इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर सॉलिड सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड को सॉलिड में डिसोल्व करना है, मतलब मिलाना है, डिसोल्व करने का मतलब क्या है, तो सॉलिड रहेगा। तो जितने भी एलॉयज हैं, क्या मतलब जितने भी एलॉयज हैं, तो एलॉय जितने भी आएंगे वो सब मेरे पास में इसी कैटेगरी में आने वाले हैं, स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है। नहीं बात समझ, चलो यहाँ पे टॉपिक पूरा होता है, वापस से आते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म था वो, नहीं तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास में आएगा उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, सॉल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ना जरूरी होता है वो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब बताओ क्या होगा, मतलब मैं लिखाऊंगा नहीं है, पता है आपको, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, लेकिन हम सोल्यूट के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं क्योंकि वो सब चीजें हमने सोल्यूट के रेस्पेक्ट में ही आगे ऑब्जर्व की हैं, मोलैरिटी हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो बात एक ही मतलब। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज इज कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन को मतलब हम कैसे ऑब्जर्व करें, जो अभी मैं बता रहा था पहले आपसे कि दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, आ रहा समझ में। तो हो चुका है कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब क्वालिटी देख रहे हैं हम कि उसमें वो डाइल्यूट है क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी जो हमें पढ़ना वो है क्वांटिटेटिव, कौन सा बताओ, हमें क्वांटिटी देखनी है, उसी से सब कुछ हम देखेंगे, उसी से जो मुझे कुछ मेडिसिन बनानी है तो उसमें देखूंगा कि कितने लिक्विड में, कितने सोलवेंट में, मतलब कितना मुझे सोल्यूट डालना है। आई बात समझ यहाँ तक। तो पर्टिकुलर एक मुझे एक डोज बनानी है अगर, तो उसमें सोल्यूट का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो मुझे वहां स्पेसिफिक होना पड़ेगा फिर, आ रहा समझ ठीक से। तो मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे डिपेंड करेंगे फिर, है ना। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो पढ़ने हैं हमें, पहला मेथड होता है मास परसेंटेज। क्या होता है बताओ, मास फॉर्मूला याद है, 9th क्लास से याद होता है। तो मास परसेंटेज एक ऐसा मेथड है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, और फॉर्मूला क्या बताओगे, सोल्यूट का मास ऊपर आएगा, मास ऑफ सोल्यूट आता है ऊपर आता है, और अपॉन में क्या आएगा बताओ, सोल्यूशन का मास आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, और नीचे यहाँ पे इंटू 100 आएगा, क्या है बताओ ऊपर, मतलब सारे के साथ 100 से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसमें बस एक टर्म आपको याद रखना है कि जैसे उसने यहाँ पे लिखा है ऐसे कि सॉल्यूशन आपके पास में, उसमें 10% NaCl है ना, और मास बाय मास, ऐसे देखो मास बाय मास, W/W मतलब मास बाय मास। तो ऐसे सेंटेंस अगर आएगा तो उसका क्या मतलब है, तो जितना परसेंट लिखा है उतने ही ग्राम सोल्यूट है, जितना परसेंट लिखा है उतने क्या है, ग्राम सोल्यूट है। 10 ग्राम NaCl है इन व्हाट, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये परसेंटेज है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो जब भी परसेंटेज की फॉर्म में आएगा तो टोटल कितना लेंगे आप, 100 ग्राम, क्या लेंगे टोटल 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या है आपके पास बताओ, सॉल्यूशन है, और उसमें 10 ग्राम क्या है, NaCl है। तो ऐसी ये लैंग्वेज को आपको मतलब ऑब्जर्व करना आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे इसके, ठीक है। मास परसेंटेज में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो इसकी जो एक बार वैल्यू हो जाएगी वो सेम रहे, कांस्टेंट रहेगी, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इतना में कैसे होती है बताओ, हीट वगैरह कर दोगे तो मास परसेंटेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। दूसरा इसमें क्या लिखोगे आप कि इसमें देखो ध्यान से, जो फॉर्मूला है उसमें सेम यूनिट है, आ रहा समझ में। तो मास परसेंटेज कैसा होता है, यूनिट लेस होता है, रिलेटिव क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव, तो ये यूनिट लेस होगा, कैसा होगा बताओ, यूनिट लेस होगा। बस एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी बहुत अच्छी सी, उसने ब्लीच का नाम सुना आपने, अरे ब्लीच तो ब्लीच होता है, कमर्शियल ब्लीच होता है, क्या होता है, कमर्शियल ब्लीच। तो कमर्शियल ब्लीच एग्जैक्टली क्या होता है, 3.62%, क्या होता है, 3.62% मास बाय मास, क्या होगा बताओ, मास बाय मास। और किसका सोल्यूशन होता है, ऑफ, देखो प्लीज सुनिए ध्यान से, एक कंपाउंड का नाम लिख रहा है और उसका नाम क्या लिखा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना, तो क्लोराइड है ना, ये लिखा है। तो ये जो कंपाउंड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होगा NaOCl, इसका नाम क्या होगा, NaOCl।
क्या मतलब है इस बात का? कमर्शियल ब्लीच में कौन सा कंपाउंड होगा मेनली बताओ? ये होगा NaOCl। कितना परसेंट होगा? 3.62%। मास बाय मास कितना बताओ? मास बाय मास। तो कमर्शियली मतलब इसको हम बहुत यूज करते हैं ब्लीच को, अलग अलग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसको। नहीं अभी हाँ हमारे पास इंचोली पड़ता है ना, इंचोली, सैनी इंचोली, वहाँ पेपर मिल है बहुत सारे। पेपर बनता है किससे बनता है बताओ? पेपर किससे बनता है? मतलब प्लांट से बनता है एक तरह से। गन्ना जो छिलका होता है, गन्ने का छिलका, उसको वहाँ ले जाते हैं और उसको फिर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कलर आता है पेपर का बहुत गंदा सा आता है, ब्लैकिश सा होता है। नहीं उसको लेकिन हमें जो मिलता है व्हाइट वाला मिलता है पूरा, तो उस पर ब्लीच करते हैं। इस पर क्या करेंगे बताओ? ब्लीच। अलग अलग मेथड्स होते हैं फिर करने के, तो वहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका। ठीक है। और ब्यूटिशियन मतलब तो पता ही है, यहाँ पर आजकल लोग बालों को पता नहीं कैसा कराने लगे हैं, तो अलग अलग यूज हो जाएगा। दूसरा जो वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा कौन सा है बताओ? वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला सेम रहेगा, सोल्यूट का वॉल्यूम ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ओके, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे आएगा, और इनटू में 100, इनटू में क्या बताओ? 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा ना, पहले से आता आपके। इसमें भी क्या बातें बताओगे बताओ आप कि सर यूनिट लेस होता है ये भी, है ना? लेकिन इस बार क्या है बताओ? इस बार क्या हो रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है। तो लेकिन बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे यहाँ पर, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, कैसे रिलेट करती है? टेम्परेचर से कैसे रिलेट करती है? डायरेक्टली आप यूनिवर्सली बताओ क्यों? वॉल्यूम तो ऊपर भी नीचे भी आ रहा है, बताओ। तो वॉल्यूम ऊपर भी तो आ रहा है, इनवर्सली है, क्योंकि देखो ऊपर सोल्यूट का वॉल्यूम है, नीचे क्या है? सॉल्यूशन का। नीचे ज्यादा वॉल्यूम है, नीचे कैसा है? ज्यादा वॉल्यूम। ठीक है। तो आप लिखना कि अगर टी बढ़ाओगे तो उससे वॉल्यूम जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? कम, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी थोड़ी सी। आई कोई बात समझ ठीक से यहाँ तक? और इसका यूज बताओ कहाँ हो सकता है? इसका यूज देखो, इसका यूज क्या है कि एनसीईआरटी में फिर पढ़ोगे आप जाके, उसमें एक बात लिखी है कि जब हम ऐसे कहीं घूमने जाते हैं, मतलब शिमला लेट से, हिल स्टेशन पे जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ रही होती है, तो गाड़ी हमारी होती है, उसका इंजन गर्म हो जाता है, उसको कूल करने के लिए हमें कूलेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी? कूलेंट की। वो होता है वाटर, पानी घूम रहा होता है अंदर इंजन में से, है ना? लेकिन अगर हम शिमला जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, तो वहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जम जाएगा। नहीं, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और वहां तो माइनस में होता है, -5 -8 ऐसे कुछ होगा, तो फिर इंजन को कूल नहीं कर पाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि पानी जमे ना, है ना? उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा क्या हो जाए? और कम हो जाए, माइनस में चला जाए ज्यादा। तो क्या यूज करते हैं उसके लिए हम? क्या यूज करते हैं? कौन सा कंपाउंड, मतलब पानी में क्या डालना है जिससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, उसका बहुत कम हो जाए? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बताओ? इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। तो ये आप याद रखना थोड़ा सा। ठीक है। देख लो एक बार आप, ये जो सारी बातें मैंने बताई है ना, ये एनसीईआरटी को देखो एक बार आप, तभी बात समझ में आएगी ठीक से। सॉल्यूशन की एनसीईआरटी के लिखे, मतलब मुझे बताना एक बार कहाँ पे सॉल्यूशन। अरे हाँ ये रहा। देखो प्लीज एक बार ध्यान से देखो, जो मैंने बातें सारी बताई है ना आपको अभी, वो देखो यहाँ पे लिख रहा है, ये रहा। आप देखो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल 35% V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। जूम करो। अरे इतनी सी उम्र में मतलब इतनी खराब आंखें हैं? कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं ऐसे। चलो, तो 35% V/V है हमारे पास, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। और कंपाउंड का नाम क्या है बताओ? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या यूज कर रहे हैं? एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा। पहले पानी जो है ना, वाटर जो था वो 0 पे फ्रीज हो रहा था, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से वो -17.6 डिग्री पे क्या होगा बताओ? फ्रीज होगा। तो भले शिमला घूमो आराम से, इंजन आपका ठंडा रहेगा। आई बात समझ में आती नहीं? तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करता है, कम कर देता है ना? इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये कंपाउंड जो लिखा है यहाँ पर, CH2OH यहाँ पे है, यहाँ पे CH2OH है, सेम 62 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 62 ग्राम पर मोल। कहीं काम आएगा ये, हमें जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, याद रख लो उसको भी बैठ के। ठीक है। नाइट्रेट आयन का नाम सुना? अभी इतना ही होता है, 62 ग्राम पर। चलो भाई, तो ये तो हमने पढ़ लिया बेटा यहाँ तक, अब है ना? नेक्स्ट जो पढ़ना है, देखो नेक्स्ट में क्या पढ़ना है हमें,
ये बात की थी कि एंटी फ्रीज वाला जो सोल्यूशन होता है उसमें 35% होता है, कॉन्सेंट्रेशन याद रखना, क्या बताओ, कॉन्सेंट्रेशन याद रखना उसकी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड जो पढ़ना है हमें, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला पता है, पहले मास है तो सोल्यूट का मास आएगा ऊपर, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, ओके। और अपॉन में क्या आना चाहिए बताओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 आ जाएगा। कितना आसान फॉर्मूला है, ठीक है। अब लेकिन ये पहला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आया जिसकी यूनिट होगी, क्योंकि अब तक जितने भी हमने दो पढ़े थे वो कैसे थे, हाँ रिलेटिव क्वांटिटी थी, यूनिट लेस थे। तो इसका क्या यूनिट आएगा तो ग्राम पर एमएल, क्या बोलेंगे, ग्राम पर एमएल। ऊपर मास है तो ग्राम आएगा और वॉल्यूम नीचे है तो एमएल। यहाँ पे हम स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं, फिजिक्स में हम यूज करते हैं ज्यादातर ऐसा यूनिट, केजी आता है, लीटर आता है, मतलब यहाँ पे हमें क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं वो हम बहुत कम अमाउंट में डालते हैं तो ग्राम ही हमें यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी मेरे पास में कैसी होती है बताओ, जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो जो वैल्यू आएगी वो वहां पे क्या डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है कि टी बढ़ाओगे तो मास बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी। आया तो समझ नहीं आते बताओ। इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, फार्मेसी इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री में होता है। सिरप बनाते हैं हम तो उसमें कुछ हम सॉलिड डाल देते हैं मेडिसिन, और एक सोलवेंट हमारे पास में होता है, नहीं वो लिक्विड फॉर्म में लेंगे यहाँ पर। तो फार्मेसी और मेडिसिन में इसका यूज होता है, ठीक है। फोर्थ मेथड हमारे पास में आएगा कौन सा बताओ, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास में यहाँ पर आएगा। पार्ट्स पर मिलियन जो है कब यूज होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। देखो ध्यान से कुछ बातें सुनो पहले मेरे ध्यान से। आपके पास में 1 लीटर था ऑफ सी वाटर, ऑफ सी वाटर, 1 लीटर क्या था आपके पास, सी वाटर, यानी कि 1000 ml। आपने इसको मास में कन्वर्ट किया तो कितना मास आया इसका, लगभग 1030 ग्राम। 1 लीटर का मतलब 1 किलो हो, ये आवश्यक तो नहीं है, नहीं, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि डेंसिटी कितनी है। सी वाटर में इम्प्योरिटी ज्यादा होती है तो डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसमें मास कितना जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा थोड़ा सा ना, 1000 ग्राम ना होकर 1030 ग्राम के आसपास जाएगा। अब ये इतना पानी है या 1 लीटर है सी वाटर, इसमें हमने देखा ऑक्सीजन कितनी डिजोल्व, ऑक्सीजन कितनी डिजोल्व है ना, तो कितनी होती है 6 इंटू 10⁻³ ग्राम होती है। अब देखो कितना कम है, ये डिजोल्व ऑक्सीजन है, क्या है इतना, डिजोल्व ऑक्सीजन। तो अगर मैं इस अमाउंट को जो ऊपर के मेथड पढ़े हैं हमने मास परसेंटेज उसमें एक्सप्रेस करूंगा तो बहुत ही छोटी वाली, पहले से वो मतलब बहुत ज्यादा छोटा है नहीं, तो इसलिए हमें नया नया मेथड की जरूरत पड़ी जो वहां पे यूज होगा जहां पर सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन, बाकी फॉर्मूला बताओगा आपको सारा, पीपीएम, ठीक है। तो पीपीएम को अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे बताओ, सोल्यूट का मास यहाँ पर आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन में क्या आएगा, सोल्यूशन का मास आएगा, और इंटू में क्या आएगा बताओ, मिलियन का मतलब कितना होता है, 10⁻6 होता है, 10 है ना इतना, तो इसलिए यहाँ पे 100 ना कितना आएगा, 10⁻6 आएगा। आ रहा है समझ, तो ये वाला पार्ट खत्म करेंगे हम, ओके। चलो पीपीबी आपको नहीं पढ़ना है, बस पीपीएम तक था जो अभी, क्योंकि क्लासेस जो है रिवीजन वाली हो बिल्कुल मैंने बोर्ड्स क्लास के लिए ही ले रहा हूँ, तो अभी कॉम्पिटिशन पे मैं नहीं आऊंगा, सीधा मतलब बोर्ड्स पे रहूंगा सारा, ठीक है। तो ये पूरा देखो हमारे पास में पीपीएम हो गया है, ये सब बातें इसमें लिखी थी एनसीईआरटी में, अगर आप पढ़ते कभी, पर टाइम कहाँ से लाओगे पढ़ने के लिए भाई। फिर आता है मोल फ्रैक्शन, इसके बाद में क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ मेथड जो मेरे पास में आएगा दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको पहले से पता था कि मोल फ्रैक्शन एक ऐसा मेथड है जो कि कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है ना। एक सोल्यूशन है, उसके कुछ कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट का हमें देखना है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उसका हिस्सा कितना है, तो जीटा से करते हैं रिप्रेजेंट, एक्स भी बोल सकते हो। और ये मिक्सचर मेरे पास में लेट से है कोई, ये कंटेनर मेरे पास यहाँ पर है, और इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, एक ए है लेट से और एक क्या है बी है, आ रहा समझ। तो इसमें ए का कितना हिस्सा है, सॉल्यूशन में ए का कितना हिस्सा है, उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या बोलेंगे बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कैसे फाइंड आउट करते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी,
टोटल मोल्स नीचे आते हैं और जिसका पूछा है उसके मोल्स ऊपर जाएंगे। और मोल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ए का मोल्स पूछा है तो क्या लिखेंगे तो गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर मास, है ना। जब भी मोल्स की बात करेंगे तो यहाँ मास किसमें होगा तो मोलर मास होगा। आ रहा समझ, ठीक है। बढ़ जाए आगे, बेटा एक मिनट रुको, इनको मैं जरा शांत कराता हूँ। तो वैसे अगर मैं जीटा भी पूछूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बेटा एक बार देख लो, कोई नहीं आवाज नहीं, देखो प्लीज। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट पूरा होता है। सॉल्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं उनके सबके मोल फ्रैक्शन का सम 3 हो 4 हो कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। मोल फ्रैक्शन भी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, कैसी होती है बताओ, यूनिटलेस, यूनिटलेस यूनिट नहीं होती इसकी, क्योंकि मोल्स आएंगे ऊपर नीचे कटे जाएंगे वैसे भी वो, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये भी कैसा होता है बताओ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इसके क्वेश्चन ट्राई करना, फाइल सेंड की है मैंने ग्रुप पे, है ना। तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी इसकी वैल्यू, एक बार जो आएगा वही आंसर रहेगा। मोल फ्रैक्शन जो है कि उसका मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 0.2 0.5 ऐसा रहेगा, कुछ ना मतलब 1 से छोटा रहना है, ठीक है। यहाँ मोल फ्रैक्शन पूरा होता है। नेक्स्ट है मोलैरिटी, है ना। तो 6 नंबर पे जो पढ़ना है हमें मोलैरिटी पढ़ना, क्या पढ़ना बताओ, मोलैरिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन, बिल्कुल ये बोर्ड्स के लिए रिवाइज करा रहा हूँ मैं तेजी से, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग तरीका होगा। मोलैरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है आपके पास, एक कंटेनर है बड़ा सा, और इसमें आपके पास में क्या बताओ सॉल्यूशन है, कितना भी हो सकता है 10 लीटर 50 लीटर। यही बात समझ में आता है। गर्मियों का दिन है, जून का महीना है, बारिश नहीं हो रही है, आपने कहा आज हम पानी पिलाते हैं, लोगों को शिकंजी बना के पिलाते हैं, तो यार टब भर दिया पूरा, चीनी डाल दी, पानी डाल दिया, ठीक है। फिर वहां कोई जा रहा था बेचारा, उसने बोला कि बताओ मोलैरिटी क्या है इसकी, क्या कहा, तो तुमने कहा कि तो बहुत सारा भैया है, तो 100 लीटर है, कितना बताओ 100 लीटर है। आपने आपने आप स्मार्ट हो, आपने 1 लीटर लिया, कितना लिया बताओ 1 लीटर, और उसमें कितनी चीनी है, इसमें कितनी चीनी है, चीनी का मतलब उसके कितने मोल्स हैं, अमाउंट नहीं। तो 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स होते हैं भाई, उसकी मोलैरिटी होती है, क्या होती है बताओ मोलैरिटी, पूरे सॉल्यूशन की। डिफाइन तो नहीं करना मुझे, याद है आपसे, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे वाह कितने बढ़िया लोग यार। मोलैरिटी का मतलब N2 लिखा है, और यहाँ वॉल्यूम जो है इन लीटर, सॉल्यूशन का नीचे आएगा, ठीक है। 2 जो होता है नीचे जो 2 होता है, तो वो सबस्क्रिप्ट मतलब बोलते हैं इसको सबस्क्रिप्ट। तो 2 जो होता है वो सोल्यूट के लिए होता है और 1 सॉल्वेंट के लिए होता है, ओके। डिफाइनिंग फॉर्मूला ये है, यहीं से अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो क्या कहोगे बताओ, मोल पर लीटर, क्या बोलेंगे मोल पर लीटर, या इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं यूनिट को, प्लीज सुनेगा ध्यान से। अच्छा देखो कम टाइम है, बस रिवीजन कर रहे हैं हम। मोलैरिटी को अगर मैं मास की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं फॉर्मूले को, गिवन मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम ज्यादातर जो होगा वो ml में गिवन होगा, किसमें होगा बताओ, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। और जरूरी नहीं है किसी फॉर्मूले को यूज करोगे, आप न्यूमेरिकल के लिए इसको यूज कर लो, ये थोड़ा आसान होता है जब, क्योंकि ज्यादातर डेटा मास की फॉर्म में होगा, किसमें बताओ मास की फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके यार। वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो ये क्वांटिटी भी कैसी है मेरे पास बताओ, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और वॉल्यूम नीचे है, तो मतलब क्या है इस बात का कि जैसे आपने क्या किया टेम्परेचर बढ़ाया, उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो उससे मोलैरिटी की वैल्यू जो पहले आ रही थी अब क्या आएगी रोशनी कम आएगी, आया वो समझ। चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ मोलैरिटी का ये बेसिक वाला पार्ट पूरा होता है। इसमें एक डाइल्यूशन फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा बताओ डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या बताता है, डाइल्यूशन फॉर्मूला बताता है कि एक सॉल्यूशन मेरे पास में है, उसकी कुछ मोलैरिटी है, आपने उसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। तो मोलैरिटी पे कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फर्क पड़ेगा क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ गया होगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, इतना तो आपने बता देगी क्या होगा। अब कितनी मोलैरिटी हो गई है स्पेसिफिक होना है, आपसे पूछा कितनी है नहीं, तो ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है लेकिन एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जांपल दिया हुआ है, शायद इंडेक्स क्वेश्चन है वो। तो फॉर्मूला क्या बताओ m1v1 इज इक्वल टू m2v2। आई भी बात समझ से यहाँ तक, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये बहुत इंपोर्टेंट और सिंपल सा फॉर्मूला है। m1 गिवन होगा, v1 गिवन होगा,
M2 पूछ लेगा आपसे, V2 गेन होगा। आ रहा समझ में? क्वेश्चन देख लो इसका प्लीज एक बार। तो जैसे ये सब हमने पढ़ा अभी, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना जाकर प्लीज आप। देखो यहाँ पे क्या है, जो आपसे कह रहा था कि डायल्यूशन फॉर्मूला है, इसमें देखो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला बी पार्ट सोल्व नहीं करना, बस देखना है। 30 ml है, 0.5 mH2O4, ये क्या है M1, ये V1 है क्या, और डायल्यूटेड 2, इस पर ध्यान देना है 2। अगर यहाँ बाई लिखा होता, बाई होता तो क्या होता, 2 है तो क्या है बताओ। चलो पहले 2 देख लो क्या है। तो हमने सॉल्यूशन को यहां तक डायल्यूट कर दिया, ये V2 है, क्या बताओ, V2, सिंपल है ना। तो अगर मैं V2 पूछूंगा यहाँ पर अब कितना है, तो आप बताओ कितना है, बताओ 500 ml है। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे बाय होता तो फिर नहीं, मेरी बात सुनो, पहले कितना वॉल्यूम था उसका बताओ, 30 ml था, कितना था बताओ 30, और इतना उसमें ऐड किया है, तो V2 कितना आएगा फिर 530, कितना आएगा 530, फिर इसको ऐड करना पड़ता आपको। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपसे M2 पूछा, ये M1 है, ये V1 है, ये V2 है, M2 पूछा आपसे। M2 हमेशा कम आएगा M1 से, क्योंकि डायल्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ, डायल्यूट, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया बेटा, नेक्स्ट पे आओ प्लीज। मोलैरिटी में इतना पूछेगा, मैंने हालांकि जब ये प्रॉपर क्लास ली थी तो ज्यादा कराया था। इसमें एक दो बात याद कर लो, आप आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट की वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है ना। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर ऐसे पूछ ले आएगा कहीं पे, तो कितना आंसर याद रखना, 55.55555 m है ना। तो मोल पर लीटर 55.5555 ऐसे जाएगा मोल पर लीटर है ना। ये बताया था कैसे आता है, अब टाइम नहीं बताने का तो उसको याद रखना बस। मिक्सिंग वाला फॉर्मूला अभी कराया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं आते है ना, तो उसको आप नोट से देखना प्लीज एक बार। आता फॉर्मूला क्या था वो, m1 v1 plus m2 v2 अपॉन v1 plus v2 plus v3 लाइक दैट। मोलैरिटी में डाउट तो नहीं आता, क्या बताओ। नेक्स्ट 7th जो टॉपिक पर मतलब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्या बताओ, मोलैलिटी, स्मॉल m से करेंगे रिप्रेजेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, क्या बताओ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। डिफाइन अपना करना, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ N2 आएगा और यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ, W1 इन kg। सबस्क्रिप्ट के बारे में क्या समझा रहा था मैं आपको आज, 2 किसके लिए आता है, सोल्यूट के लिए, 1 किसके लिए आएगा, सोल्वेंट के लिए। W1 का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सोल्वेंट या वेट ऑफ सोल्वेंट कह दो, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। डिफाइनिंग फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसको मास की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं, और W1 ये ग्राम में होगा अगर, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड किया होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, यू नो, मास की फॉर्म में आएगा समझ। यूनिट की बात करो तो ऊपर वाले फॉर्मूले पे आओ, यूनिट की बात करो तो क्या आएगा, मोल पर केजी, क्या है बताओ, मोल पर केजी। और मोलैलिटी जो होती है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ये अपना में कैसी होती है बताओ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। भैया बात समझ ठीक से यहाँ तक। चलो तो बस इतना ही है इसमें, न्यूमेरिकल ट्राई करना प्लीज आगे इसके। असली खेल फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में है। तो एनसीईआरटी से कहाँ से करने सॉल्व, मतलब क्वेश्चंस ट्राई कहाँ से करने हैं, एनसीईआरटी से करने हैं, इन टेक्स्ट और एग्जांपल्स, ठीक है। और जो प्रीवियस फाइल जो मैंने सेंड किया उसको सारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अच्छी बात ये है, ऐसे नहीं कि मिक्सअप है ना। तो एक टॉपिक आएगा, उस पर बेस सारे क्वेश्चन दे दे, फिर अच्छी बात है ना, फिर ये तो वो टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। तो रजिस्टर बनाओ, प्रैक्टिस करो, मुझे दिखाओ सर कहाँ पे क्या डाउट है मुझसे पूछ लो आप। जरूर नहीं कि क्लास में पूछो, क्लास में कम टाइम मिलता है मुझे, आप व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं तभी उसको जैसे भी टाइम मिलेगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, आई विल सोल्व दैट एंड सेंड दैट टू यू, मैं भेज दूंगा उसको पक्का आपको, ठीक है। ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूरे हो गए, नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ना अभी आपको, अभी सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूरा होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कितने प्यारे हैं, देखो ध्यान से प्लीज एक बार। यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट क्वेश्चन, ये कितना अच्छा है, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, मास परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है, ट्राई करना अपना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बस। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। सुनो यहाँ से प्लीज, क्या पूछा है कि इतने ग्राम बेंजीन है, डिसोल्व हो गया है इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा फॉर्मूला आएगा मास परसेंटेज का, सोल्यूट ये है बेंजीन, सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, इसको ऐड कर देना और 100 से मल्टीप्लाई खत्म करेंगे। 9th लेवल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और देखो ये जो मैं आपसे बात बता रहा था आज कि 10% दे दिया है,
मास बाय मास, है ना। इसमें कितना दिया है 30% बाय मास। मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक जो लिखा है इतना वाला पार्ट, इसका क्या मतलब है 30% बाय मास। 30 ग्राम क्या है, बेंजीन है, इन तो चार्ट लगाओ मैं खींच के 70 ग्राम इन, जितना परसेंटेज होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है, क्या होता है सोल्यूशन। 100% है तो 100 ग्राम क्या है सोल्यूशन, उसमें दोनों आ रहे हैं, बेंजीन भी आ रहा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आ रहा है। तो 30% बेंजीन हो गया है, क्या हो गया बताओ। तो कितना परसेंट मतलब कितना ग्राम बेंजीन है 30 ग्राम। तो सोलवेंट कितना बचा है 70 ग्राम, टोटल कितना आएगा 100 ग्राम, टोटल कितना आएगा। यही माइनर से मिस्टेक करना है, ऐसे आसान क्वेश्चन को भी। देखो यहाँ पे क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में 30 ग्राम दिया है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, क्या दिया बताओ। ये कंपाउंड है पूरा, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। अब कहोगे हमें मास कैसे पता होगा, याद कर लो, है ना। ये इसका पूरे का मास बच्चे याद कर लेते हैं, स्मार्ट बच्चे। इसका कितना होता है 291 ग्राम पर मोल। कितना होता हो 291 पूरे का, पानी वाटर को मिला के। आ रहा समझ में क्या कर रहा हूं मैं। तो 291 ग्राम पर मोल होगा कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का मास। इन क्लासेस में ये फायदा होगा कि कुछ चीजें क्लिक कर जाएंगे जाके कि हाँ ये तो हमने पढ़ा था यार, नहीं है ना। देखो वॉल्यूम में दिया डायरेक्ट लीटर में, तो अभी मास वाला फॉर्मूला मत लगाना, इस मास को मोल में कन्वर्ट कर लो बस, और इससे डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द मोलैरिटी। नई बात समझ। ये वाला क्वेश्चन तो हमने ट्राई कर लिया है। इसमें अच्छा क्वेश्चन देखो ये वाला है, ये वाला, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। इसको आराम से पढ़ो। यूरिया का मास आपसे पूछा है, ठीक है, कितना मास होगा। आपको क्या बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है, इसका मास कितना होगा 2.5 kg, और उस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 0.25 मोलर है। क्या बताओ 0.25 मोलर। कर पाओगे इसको। देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। आप यहां से स्टार्ट करना, ये जो दिया इसने 0.25 मोलर सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन। मोलर का मतलब क्या होता है प्लीज सुनिए यहां से। इस कितना मतलब क्या है बताओ, इतना मतलब क्या है 0.25 मोलर का मतलब क्या है। 0.25 मोल्स हैं इन इन 1 kg ऑफ वाटर, एक बार सुनो ध्यान से प्लीज। देखो उसने मुझे क्या दिया है 0.25 मोलल, भी आवाज नहीं करनी प्लीज, और एक्वा सॉल्यूशन दिया है। क्या बताओ एक्वा सॉल्यूशन, द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो मींस 0.25 मोल्स हैं, और किसके मोल्स होते हैं सोल्यूट के होते हैं। सोल्यूट क्या है यहाँ पर यूरिया है, क्या बताओ यूरिया NH2CO NH2 NH2CO NH2 इन इन मतलब किस में दिया बताओ, इन 1000 ग्राम कह सकता हूँ क्या मैं इसको भी, क्या है वाटर, गुड, ऑफ वाटर। इतनी बात समझ रही थी यहाँ तक। अब मुझे यहाँ से कितने मतलब निकाल सकता हूँ, देखो इसी से दो मतलब आ गए हैं। एक तो मुझे सोल्यूट के मोल्स मिल गए हैं डायरेक्ट, क्या मिल गया बताओ मोल, और सोलेंट का मास मिल गया, क्या मिल गया है मास मिल गया सोलेंट का, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या है, जब भी ये मोल्स आएंगे तो मैं इसको मास में कन्वर्ट करूंगा मुझे, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन का मास निकालना टोटल। क्या निकालना है, सॉल्वेंट का मास तो मुझे पता है, लेकिन सॉल्यूट के मोल्स पता है। सॉल्यूट क्या पता है, मोल्स पता है। देखो इधर सुनो ध्यान से प्लीज। मोल्स को मास में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करो उसके मोलर मास से। कितना होता है यूरिया का 60 होता है, कितना होता है यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम पर मोल होता है। अब मल्टीप्लाई कर देना प्लीज इसकी और इसकी, तो कितना ग्राम आएगा 15 ग्राम। कितना आएगा, क्या है सोल्यूट का मास क्या है, और सोलवेंट कितना था 1000 ग्राम, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1015 ग्राम। क्या है सॉल्यूशन, क्या बताओ सॉल्यूशन, इतना मेरे पास में सॉल्यूशन। आई बात समझ यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इतने ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितना है, अब बताओ 15 ग्राम। आपसे कितने में पूछा है 2.5 kg में। तो अगर कहो कि 1015 ग्राम है उसमें यूरिया कितना है, तो आप कितना बताओगे 15 ग्राम। 1 ग्राम में कितना होगा 15 बाय 1015। आपसे कितने पूछा है 2.5 kg। 2.5 kg का मतलब ग्राम में कर लो, कितना हो जाएगा बताओ 2500 हो जाएगा ना ग्राम में। तो 15 होगा बेटा यहाँ पर, ये 105 है ना, तो 1015 और इंटू में कितना आएगा बताओ 2500। इसको सोल्व करना प्लीज, आंसर जाएगा आपका, ठीक है। ग्राम में 37 के आसपास आएगा आई थिंक। तो होगा टाइम, अरे यार मैं क्या ही पढ़ा आज। अभी सुनो एक मजा, अरे यार मजा नहीं आया क्लास में, मतलब कम टाइम दिया हमने बहुत।